अभी तक हम इमरजेंसी की कहानी देख चुके, किस प्रकार राजनीतिक उठापटक होती रही है उसके बारे में जान चुके। हमने जाना कि किस प्रकार हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए कि हमारे जो खाने पीने की समस्याएं हैं उनसे हम बाहर आ सकें। हम इस पर चर्चा कर चुके। हम पिछली 5 पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा कर चुके। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि जनता गवर्नमेंट या जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके द्वारा लाई गई, लेकिन क्योंकि जनता गवर्नमेंट धीरे से ढह गई और 2 साल तक ही वह प्लान चल पाया जो कि 1983 तक था, तो उसको दे दिया गया रोलिंग प्लान का नाम। अब छठी पंचवर्षीय योजना, तो कई बार प्रश्न यह भी बन जाता है कि ऐसी कौन सी योजना है जो 2 बार आई। तो इसका हम नाम याद रखेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना एक बार रोलिंग प्लान के नाम से आती है और दूसरी बार छठी पंचवर्षीय योजना के नाम से आती है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम जो नेहरूवियन प्लान था या अर्थव्यवस्था का जो नेहरू का मॉडल था उससे बाहर निकल कर जो इकोनॉमी है उसको हम लिबरल करेंगे, उसको हम थोड़ा सा आज़ाद करेंगे। प्राइवेट प्लेयर्स को धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। और इन्हीं सब आधारों पर आज हम छठी पंचवर्षीय योजना पर एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही एक समावेशी लेक्चर जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो कि एक लेक्चर को परिपूर्ण बनाते हैं वो आपको मिल सकें। चलिए हम बात करें छठी पंचवर्षीय योजना के विषय में, जो कि 1980 से लेकर 1985 तक भारत में चली है। यह फिर से एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट के सानिध्य में इस योजना का क्रियान्वयन हुआ। इस योजना के बारे में जाने तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देने के लिए या राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए इस योजना को लाया गया था कि किस प्रकार, किस मेहनत के साथ हम राष्ट्रीय आय को बढ़ाएंगे। फिर हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, कि किस प्रकार हम तकनीक के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाएंगे, किस प्रकार हम भारत में नई नई तकनीकों को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद था यहाँ पर हमने मुख्य रूप से जो गरीबी और बेरोजगारी इस पर विशेष ध्यान दिया। भारत में मुख्य रूप से यही 2 समस्याएं रही हैं और आज भी यह बरकरार हैं। तो तब आता है एक ट्राइसेम, जिसका फुल फॉर्म था ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है वह अपने आप को किस प्रकार किसी व्यवसाय में लिप्त करने के लिए किस प्रकार की उसको ट्रेनिंग की, किस प्रकार की उसको आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए एक प्लान लाया गया जिसका नाम था ट्राइसेम, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अतिरिक्त एक आया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इन दोनों के ही उद्देश्य थे कि किस प्रकार हमें पॉवर्टी, कैसे भी हमें भारत की गरीबी और बेरोजगारी को कम करना है। फिर आगे बात आती है कि इन्होंने जो एक सीज़न होता है, मुख्य रूप से जो ग्रामीण किसान हैं या ग्रामीण मजदूर हैं उनको इस एक सिलेक्ट सीज़न हम कह सकते हैं या मंदी का दौर हम कह सकते हैं। जब फसल आती है तो हर ग्रामीण के पास किसी न किसी प्रकार का रोजगार होता है, लेकिन जैसे ही जो ये ऑफ सीजन चलते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल की बुवाई या कटाई नहीं हो रही होती है, तो इन सीजन्स में, इन मौसमों में वह बेरोजगार हो जाते हैं। तो एक लाया गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ताकि राष्ट्र के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं, ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उनको किसी प्रकार से रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान किया जा सके। आगे यही नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो था यह नरेगा के रूप में आता है। मनमोहन सिंह जी इसको लाते हैं। 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट एक्ट आता है और फिर इसी के साथ 2009 तक ये मनरेगा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बारे में हम और व्यवस्थित जानकारी अगली पंचवर्षीय योजनाओं में लेंगे, जहां पर ये लगभग 100 दिन का रोजगार और इसके साथ रोजगार की गारंटी मिलती है कि अगर आपको रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सकता तब भी आपको एक राशि आपके खाते में पहुंचेगी। चलिए आगे बात करें हम, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी बात करी गई। भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रही थी, इस दौरान कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन पे विशेष ध्यान दिया गया। अभी एक रिसेंटली ही शायद पिछले वर्ष ही एक मूवी आई है शुक्राणु, जो उस परिस्थिति को बताती है कि कई ऐसे लोग जिनकी शादियां भी नहीं हुई थी उनका भी जो पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर उनको भी इनफर्टाइल कर दिया गया। ऐसी समस्याएं भी साथ में देखी गई, क्योंकि हर एक प्लान के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप कोई भी नया प्लान लेके आएंगे आप 100% परिपक्व हैं ये आप नहीं कह सकते। फिर बात आएगी कि जो इसके टारगेट्स थे इनके हम लगभग करीब पहुंच गए। कहा जाता है कि यह प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जो इसके टारगेट्स रखे गए थे वह अचीव कर लिए गए। आगे बात करें तो एक शब्द मैंने अभी बोला कि IRDP, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये मुख्य रूप से जो एक
रूरल क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है उसका एक समावेशी विकास करना, मतलब ऐसे कार्यक्रमों का इंट्रोडक्शन करना, ऐसे कार्यक्रमों को लागू करना जिससे ग्रामीण क्षेत्र का एक बहुआयामी विकास हो सके, मल्टी डायमेंशनल विकास हो सके। एक ऐसा विकास का बीज रखना कि सपोज एक इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, एक इंडस्ट्री लगाई जाती है, वहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा, जो लोग उस इंडस्ट्री में फल सब्जियां पहुंचाएंगे, मतलब इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों को, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को, तो उनको उस प्रकार का एक मार्केट डेवलप होगा, विद्यालय का विकास होगा, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन मतलब आवागमन के साधनों का विकास होगा। इस प्रकार का एक इंटीग्रेटेड विकास या एक समावेशी विकास की बात यहाँ पर रखी गई। इसके अतिरिक्त एक और बात थी कि वह थी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों ही IRDP और NREP ये दोनों ही 1980 में इंट्रोड्यूस करे गए, और जो राष्ट्र के युवा हैं उनको किसी प्रकार से जिनको रोजगार है वह मुहैया कराया जा सके, यह NREP का उद्देश्य था। अब हम एक बार एक नज़र डालें कि क्या रहा टारगेट और क्या रहा अचीवमेंट। तो टारगेटेड ग्रोथ रखी गई थी 5.2% और अचीवमेंट काफ़ी अच्छा रहा। ऐसी बात है कि बहुत ही कम ऐसे प्लान हुए हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं हैं जिनका जो अचीवमेंट है वह उनके टारगेट से ऊपर हो, और अचीवमेंट रहा 5.7%। तो याद रखेंगे कि छठवां प्लान था, काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है और सक्सेसफुल होगा भी। अभी ही कांग्रेस गवर्नमेंट पिछले ही सेशन में, पिछले ही चुनाव में हारी थी, उनको अपनी जो गद्दी है, अपनी पदवी है वह वापस चाहिए थी, अपना नाम वापस कमाना था। चलिए, तो 6th फाइव-ईयर प्लान मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मतलब जो अर्थव्यवस्था का जो लिबरलाइजेशन है या जो सरलता है उसमें लाने का प्रयास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मार्केट इकोनॉमी, मतलब जिस प्रकार का बाजार की अर्थव्यवस्था है, बाजार को जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है उसके आधार पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया जाता है। एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कुल मिला के प्राइवेट पार्टनर्स को मौका देना, ताकि देखिए जब भी आप अगर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होगा, और जब कंपटीशन नहीं होगा तो हम पहले से बेहतर करने का प्रयास नहीं करेंगे। मतलब बेहतर करने का प्रयास तभी होता है जब हम किसी प्रकार के कंपटीशन से गुजरते हैं, तभी हम बेहतर करते हैं। अगर हमारे बगल वाला जो हमारा सहपाठी है वह हमसे अच्छे अंक ला रहा है तो हमारे अंदर से एक ऊर्जा आती है कि हमें और अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि हम उससे अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो इसी प्रकार जो लिबरलाइजेशन हुआ, ये प्राइवेट पार्टनर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को मार्केट में लाने का मौका देते हैं और साथ ही जो मार्केट डिमांड है उसके साथ देश को चलाने का मौका देते हैं। अब बात आती है नेहरूवियन सोशलिज्म। नेहरू का जो समाजवाद था, नेहरूवादी समाजवाद था, यह धीरे धीरे इसका अंत हो रहा था। नेहरू जी सोशल वेलफेयर के सिद्धांत पर चलते थे। वह चाहते थे कि समाज जो है ऐसा हो कि एक कल्याणकारी व्यवस्था के साथ, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के साथ समाज आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि अब आवश्यकता थी कि प्राइवेट प्लेयर्स भी, जो कि प्राइवेट लोग हैं, वह भी मार्केट में आए, तो धीरे धीरे जो नेहरूवियन समाजवाद है उसका अंत होने लगा। क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आएंगे वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा, और वैसे वैसे जो डिमांड और सप्लाई की चेन है उस कंपटीशन के आधार पर प्रभावित भी होगी। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि चाइना का माल ना खरीदें, लेकिन जो भारत में प्रोडक्शन होता है उससे कई बार, ऐसा नहीं है कि चाइना का माल हमेशा टिकाऊ होता है, लेकिन कई बार उस माल में कुछ बेहतरी पाई जाती है, कुछ सस्ती कीमतों पर मिल जाता है, इसलिए हम बरबस ही हमें वो माल खरीदना पड़ जाता है। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल चाइना के माल की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द फैक्ट दैट द प्राइवेट प्लेयर क्रिएट द कॉम्पिटिशन एंड दैट कॉम्पिटिशन ब्रिंग्स द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, एंड एज वेल एज जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें सस्ती मिलेंगी और उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नेहरूवियन सोशलिज्म समझ में आया होगा कि नेहरू जी जहाँ चाहते थे कि एक कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में सामाजिक अर्थव्यवस्था चले, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वह पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करे और इसमें किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, किसी प्रकार का द्वंद्व ना हो, किसी प्रकार की नकारात्मकता ना हो, किसी का अहित ना हो। वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे नेहरूवियन सोशलिज्म या नेहरूवादी समाजवाद का अंत हो रहा था, प्राइवेट प्लेयर्स को मार्केट में आने का मौका मिल रहा था, हल्का सा कैपिटलाइजेशन हो रहा था, पूंजीवादीकरण हो रहा था। क्योंकि पूंजीवादीकरण जब होगा,
नए नए लोग मार्केट में आएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, नया नया प्रोडक्ट आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, एक से बेहतर दूसरा व्यक्ति लाने का प्रयास करेगा, हर एक उस क्षेत्र तक जहाँ पे उसकी पहुँच नहीं है, उस किसी प्रोडक्ट की, उस किसी वस्तु की, वहाँ उसको पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता गया और नेहरूवियन सोशलिज्म पीछे आता गया। तो यह था मुख्य रूप से छठी पंचवर्षीय योजना का एक क्रक्स। मुझे लगता है कि आपको यह पूरी कहानी, यह पूरा परिदृश्य आपकी आंखों के सामने है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। देखते रहिए हमारे साथ नॉलेज प्रूफ।